जा प्रफुल्ल! प्रफुल्ल रुक जा, मुझे बात करनी है। मोहित जी, हमने समझाया था ना आपको, दूर रहिए हमारे बेटे से। अब यहाँ पुलिस बुलानी पड़ेगी क्या, या फिर एक चांटा काफी है? एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, उम्र का वो दौर जब बच्चे हुनर और संस्कारों की तालीम ले रहे होते हैं। इस दौर में ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता की छत्रछाया में ही रहते हैं। यहां चिंता का विषय यह है कि आज बहुत से किशोर अपराधों के शिकार हो रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, बहुत से किशोर खुद अपराध कर भी रहे हैं। सन 2000 में बनाए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों की वल्नरेबिलिटी की दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो वो बच्चे जिन्हें सहायता और मदद की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, और दूसरे वो बच्चे जिनके लिए कानून तोड़ना महज एक खेल भर है। सावधान इंडिया के आज के एपिसोड में हम एक बेहद अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो ये कि किन कमियों की वजह से हम अपने बच्चों को उनके साथ होने वाले अपराधों से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी आपने जिस बच्चे को देखा उसका नाम था प्रफुल्ल। प्रफुल्ल भाग रहा था और मोहित नाम का एक शख्स उसका पीछा कर रहा था। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या प्रफुल्ल किसी मुसीबत में था, या फिर वो खुद कोई अपराध करके उसकी सजा से बचने के लिए भाग रहा था, और मोहित विक्टिम था या अपराधी। ये राज जानने के लिए हमें मोहित की जिंदगी में हुआ वो वाकया देखना पड़ेगा जो 10 दिन पहले हुआ। इनबाउंड टूरिज्म के मौजूदा फैक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो वी कैन कंक्लूड दैट हमें टूरिस्ट ग्रुप्स के लिए अच्छी सर्विसेज इंश्योर करवानी है, ताकि हर कस्टमर को 1 मिनट। अरे मैं आपके फोन को बार बार काट रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं, क्या इमरजेंसी है? आपका बेटा लापता है, आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। रेशमा, लखनऊ का टिकट बुक करो, सबसे पहली फ्लाइट का, जल्दी। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, वो भी बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कि वो सब तो ठीक है, बट क्या आप और आपका स्कूल इस घटना में अपनी पूरी जिम्मेदारी लेगा? हमें भी चिंता है, आफ्टर ऑल हमारे स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है। देखिए, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या आपका स्कूल इस मामले में अपनी गलती मानता है या नहीं? We are doing our best. अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको 60 घंटे कैसे लगे हमें इन्फॉर्म करने में? हाँ, आप और आपका सिक्योरिटी स्टाफ कर क्या रहा था इतनी देर तक? मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, आप या आपका स्कूल इस घटना में अपनी जिम्मेदारी लेता है या नहीं? इस घटना की पूरी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? क्यों? मिस्टर श्रीवास्तव और मिस्टर तिवारी, हमारे स्कूल की रेपुटेशन और एजुकेशन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगले साल आपके बच्चे बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं है। एक्स्ट्रा मेहनत के लिए स्कूल के टीचर्स ने स्पेशल करिकुलम उनको दे दिया, लेकिन फिर भी वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। उल्टा टीचर्स के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं और दूसरे बच्चों को उनके खिलाफ भड़काते रहते हैं। अरे आओ रुपेश, आओ। आप है रुपेश सर, बॉयज हॉस्टल के वार्डन। आप है मिस्टर श्रीवास्तव, मितेश के पापा, और आप है मिस्टर तिवारी, कुणाल के पापा। आपके बच्चों के कारनामों के बारे में रुपेश सर ही आपको बेहतर समझा सकते हैं। देखिए, मेरा सवाल अब भी वही है, क्या आपका स्कूल इस घटना में अपनी लापरवाही मानता है या नहीं? क्या आप और आपका स्कूल इस घटना की पूरी जिम्मेदारी उठाता है या नहीं? आप समझते क्यों नहीं है?
आपके बच्चे स्कूल से भागे हैं क्योंकि वो स्कूल की एग्जाम में फेल होने वाली सजा से डरते थे। सर प्लीज अब बैठिए सर, मैं बात करता हूँ। देखिए सर, मितेश और कुणाल इन दोनों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो अक्सर क्लास बंक किया करते थे और हमारे स्कूल के पास के एक वीडियो पार्लर में वो अक्सर जाया करते थे जहाँ पे गलत किस्म के लड़के आते थे और वो उनके साथ जुआ तक खेलते थे। और यही नहीं, कई बार तो वो पूरी पूरी रात हॉस्टल में वापस नहीं आते थे। तो आप सोचिए कि अगर आपके बच्चे गायब हैं तो क्यों गायब हैं? ये सब कब से चल रहा है? यही कोई पिछले 3 महीने से। बात इतनी आगे बढ़ गई और आपने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। मिस्टर श्रीवास्तव, पिछले 3 साल में एक बार भी आपने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की है? बोलो ना, कैसे बताते हम आपको? और आज आपके बच्चे गायब है तो हमें बार बार पूछ रहे कि इसकी जिम्मेदार आप है या नहीं? आपके बच्चों की वजह से हमारे स्कूल की कितनी बदनामी हुई है ये पता है आपको? इतनी ऊंची आवाज में बात कीजिए आप अपनी लापरवाही हमारे बच्चों पर मत थोपिए। मैं आपकी लापरवाही की रिपोर्ट लिखवाऊंगा। सर प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हम आपकी परेशानी को समझ रहे हैं, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आप हमारी परेशानी समझते हैं? जो पिछले 60 घंटे से गायब है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। परेशानी समझते हैं। क्लास के दूसरे बच्चों के साथ हम बात कर सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई हो जो उनके बारे में जानते हो। सॉरी, आई कांट अलाउ। वैसे भी ये मामला पुलिस में दर्ज है। सर डोंट वरी, मैं लेके जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए प्लीज, प्लीज आइए। बेटे, आप में से कोई बताएगा कि आखिरी बार कुणाल और नितेश से कब मिले थे? प्लीज बेटे, कोई तो बताओ प्लीज। सर केमिस्ट्री के टेस्ट वाले एग्जाम हॉल में पहले कुणाल निकला, उसकी थोड़ी देर बाद मितेश भी निकल गया। और केमिस्ट्री की टेस्ट की पूरी कॉपी कुणाल ने खाली छोड़ दी थी। अच्छा, तो आप केमिस्ट्री की टीचर हैं? नहीं, मुझे तो इन्होंने बताया। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ। और आप वार्डन भी हैं। जी, और आपके बेटे ने एग्जाम की कॉपी में पोएम लिखी थी। 14 साल के बच्चे की हिम्मत देखिए कि वो एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की बजाय कविता लिख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भागने की प्लानिंग इन्होंने बहुत दिन पहले से कर रखी थी। आप में से किसी ने उन्हें देखा था जाते वक्त? इनमें से क्या वॉचमैन ने तक उन्हें जाते हुए नहीं देखा? मैं पूछ रहा हूं, आप में से किसी ने उन्हें जाते हुए देखा था? मैं बता रहा हूं आपको। अरे मुझे बात करने दीजिए ना। आप में से किसी ने देखा था उन्हें जाते वक्त? अरे बताओ बेटा। नहीं, हम तो उनसे बात भी नहीं करते थे। बात भी नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि वो अच्छे लड़के नहीं थे। अच्छा, अच्छे लड़के हो आप? तो आप बताओ क्या खराबी थी उनमें? हाँ, क्लासेस बंक करते थे, जुआ खेलते थे, सिगरेट पिया करते थे, हाँ, ड्रग्स लिया करते थे। सर आप इस तरह मेरे स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते प्लीज। अच्छा बच्चों, कोई ये बताएगा कि उस दिन या उसके पहले अगर उनके बिहेवियर में कुछ भी बदलाव आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज बेटे कोई बताओ। कुछ ऐसा आप लोगों को लगा था क्या? पिछले साल वो मुंबई जाने की बात करते रहते थे, उनको फिल्म स्टार से मिलना था। आपने ये बात अपनी टीचर को बताई थी? नहीं। क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया? श्रीवास्तव जी, आप मेरे स्टूडेंट से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप डरा रहे हैं उन्हें। बेटा आप सबके लिए 10 मिनट का ब्रेक है, आप सब बाहर जाइए। अब प्लीज मैं थोड़ा जोर के बोल गया। अरे बेटा प्लीज बेटे, प्लीज बेटे एक। आई एम सॉरी श्रीवास्तव जी, अगर आप इस सिलसिले में और कोई बात करना चाहते हैं तो आप पुलिस के पास जाइए। आधे घंटे बाद मैं थाने जाने वाला हूं, आप चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। मैं प्रिंसिपल के रूम के बाहर आपका वेट करता हूं। और एक बात श्रीवास्तव जी, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप अच्छे और जिम्मेदार पिता बन पाए? सिर्फ स्कूल पर उंगलियां मत उठाइए। वो 6 साल का था जब उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसकी माँ की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी। बिजनेस का बढ़ता प्रेशर और फिर मितेश की जिम्मेदारी मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा, मगर मितेश बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो मेरे फैसले से बहुत नाराज था। मुझे तो आज भी याद है जब मैं उसको स्कूल छोड़ने आया था, इसी कॉरिडोर में। बेटा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे हर महीने मिलने आऊंगा। अब पापा को जाने दो, पापा को बहुत काम है ना। और बेटा, मैं आपको हर हफ्ते कॉल करूंगा। पापा भी आपको मिस करते हैं ना बेटा। अभी जाने दो, मन लगा के पढ़ाई करना।
जा बेटा। और जब वो जा रहा था उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद उसका यही तरीका था अपनी नाराजगी दिखाने का। इतने छोटे से बच्चे को अकेला छोड़कर जा रहा था, मेरा दिल बैठ रहा था, पर कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। कुणाल 5th स्टैंडर्ड में था जब मैं उसे इस बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के गया था। कितना हंसता खेलता था। हाँ, थोड़ा दब्बू किस्म का था वो, हमेशा सहमा सा रहता था। मुझे लगा कि इस बोर्डिंग स्कूल के डिसिप्लिन में वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कुणाल की मां राधिका, उसने तो इस बात के लिए मुझे आज तक माफ नहीं किया। कहती रहती है कि सिर्फ मेरे वजह से वो अपने बच्चे से इतनी दूर है। कुणाल की मां, एक मिनट। हाँ राधिका, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो राधिका, समझा करो, पुलिस अपने काम में लगा हुआ है। हाँ, उन लोगों का प्लान था मुंबई जाने का। उन लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर निकाल लेंगे। हाँ, कुणाल इस बार कोई भी हॉस्टल नहीं जाएगा। राधिका, एक मिनट। आपके बच्चों का पता चल गया, आप इनके साथ जाइए। जी। राधिका, कुणाल का पता चल गया है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? आइए आइए, चलिए। कुणाल, कुणाल प्लीज सर, प्लीज। सूरज, डेथ ऑफ एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनाओ और सारे डिटेल्स भी। चलो। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मेरे बेटे को स्विमिंग आती थी, वो डूब कैसे सकता है? प्रिंसिपल आपको झूठ कह रहा है, वो आपसे कोई बात छुपा रहा है। प्लीज सर, प्लीज। मेरा बेटा आवारा नहीं था, मेरा बेटा आवारा हो ही नहीं सकता था। प्लीज सर, आप अपने आप को संभालिए, हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुणाल की मां को क्या जवाब दूंगा कि उसका बेटा कहाँ है, और वो प्रिंसिपल और वो टीचर रूपेश कहाँ है? कुणाल, कुणाल मेरा बेटी! स्कूल बच्चों के लापता होने से अपना पल्ला झाड़ रहा था। क्या कारण था इसके पीछे? कोई भी पिता, कोई भी अभिभावक इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या स्कूल बच्चों को आवारा साबित करके अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? माता पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, लेकिन जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तब इस जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ स्कूल के कंधों पर भी आ जाता है। जिस तरह से माता पिता का फर्ज बनता है कि वो बच्चों के भले बुरे, उनकी संगत का ध्यान रखें, उसी तरह से यह स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को गलत माहौल में जाने से रोके। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो इस बात की इत्तला फौरन पेरेंट्स को दें। नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे पेरेंट्स के साथ कम और स्कूल में ज्यादा वक्त बिताते हैं, और अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता है तो फिर मोहित जैसे पेरेंट्स के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ प्रिंसिपल सर, विस्तार से बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था। अरे रुको, ये मेरे बेटे कुणाल का सामान है, इसे मुझे दे दो। ये सामान हमें छानबीन के लिए चाहिए, जब छानबीन पूरी हो जाएगी तो आपको ये सामान मिल जाएगा। एक मिनट रुको। मितेश मुंबई जाना चाहता था, ये बात तुमने अपने टीचर्स को क्यों नहीं बताई? बताओ। श्रीवास्तव जी, ये सब आप पुलिस वालों का काम है, उन्हें करने दीजिए ना। अरे मैंने अपना बेटा खोया है, एक सवाल नहीं पूछ सकता मैं? सर, उन्होंने भी अपने दोस्त को खोया है, उनके दोस्त की डेथ हुई है, सदमे में है वो लोग। अरे सदमा मुझे भी हुआ है, मुझे सदमा नहीं हुआ है क्या? आप जरूर कोई बात छुपा रहे हैं, आप कोई बात छुपा रहे हैं। प्लीज सर, बेटा आप जाओ। सर आप प्लीज शांत हो जाइए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा कि मौत का असली कारण क्या था। कुणाल,
रुकिए। हमने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और हमें पता चला कि लड़कों के सर पर चोट लगी है। जब हमने गहराई से पता लगाया तो हमें पता चला कि नदी के तल में पाए जाने वाली चट्टानों और पत्थरों की वजह से ये चोट लगी है। पिछले 4 दिनों से स्कूल के अंदर और बाहर कई लोगों से हमने पूछताछ की, पर यह सच है कि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो इशारा करे कि इनके पीछे किसका हाथ है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये डेथ बाय एक्सीडेंट का केस है और हम इसे बंद करते हैं। इनकी जांघों पर और छाती पर इतने चोटों के निशान नहीं देखे आपने? एक नहीं, 2 नहीं, इतने सारे हैं। हम जानते हैं कि पुराने घाव हैं जो उन लड़कों की लड़ाई की वजह से हैं। ये जिस वीडियो पार्लर में जुआ खेलने जाते थे वहां के लड़कों से भी इनका झगड़ा हुआ था। हमने उनसे ही पूछताछ की, पर इस मौत से उनका कोई संबंध नहीं। मितेश से इन लड़कों का झगड़ा कब हुआ था? शायद 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले। लेकिन ये निशान इतने पुराने नहीं लगते। देखिए, इनका तो रोज ही किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता रहता था। जिस दिन ये लापता हुए उससे पिछले दिन भी क्लास में आपस में बच्चों में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। ये सुबह गए थे, मतलब गायब हुए थे, और झगड़ा हुआ था इनका 3 दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले। झूठ बोल रहे हैं आप श्रीवास्तव जी। रुपेश जी झूठ क्यों बोलेंगे? वो बहुत ही इज्जतदार आदमी है, तो झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, आप सबूत ले आइए, हम जांच करेंगे। फिलहाल हम ये केस बंद कर रहे हैं। और हाँ, 2 दिन बाद आप इनकी बॉडी यहां से ले जा सकते हैं। मोहित जी, मैं चल रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो लोग झूठ कह रहे हैं, हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लड़कों ने इतनी कितनी मारपीट कर ली कि उनके शरीर पे इतने सारे निशान आ गए। मोहित जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और फिर हमें इलाहाबाद वापस जाना होगा अभी के अभी। कुणाल की माँ आईसीयू में एडमिट है। शॉक की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं जा रही है। और फिर देखिए ना, यहाँ रहकर भी हमें क्या मिलेगा? तिवारी जी, मैं ये सब नहीं मानता। उन्होंने हड़बड़ाहट में ये केस बंद कर दिया है। क्या आप मानते हैं कि आपका बेटा आवारा हो गया था? कुछ भी हो, पर इससे हमारा बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा ना। हमने औरों के बच्चों को इस तरह से बिगड़ते हुए देखा है। मैं ये सब नहीं मानता। वो लोग झूठ कह रहे हैं, और आप मेरा यकीन कीजिए, मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा। बेटा खोया है मैंने, अब मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता। मैं वापस जा रहा हूं, मगर हाँ, मैं 2 दिन बाद वापस जरूर लौटूंगा, अपने कुणाल की बॉडी को लेने के लिए। मुझे माफ कीजिएगा। सर, इस पेपर पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। मैं तब तक अपने बेटे की बॉडी नहीं लेके जाऊंगा जब तक मुझे उसके मौत का कारण नहीं पता चलता। बड़े होकर के तुम मेरा बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहते? हाँ, मैं किसी रेस में दौड़ना नहीं चाहता, मैं उड़ना चाहता हूँ। अच्छा, अपने शब्दों के साथ और एक अलग दुनिया बनाना चाहता हूँ। अच्छा? ओके, मेरे साथ रेस कर रहे हैं? यस, मैं जीत गया। बदमाश, मेरा ध्यान भटका के भाग गया। हाँ, नॉटी बॉय। चल गार्डन में बैठते हैं। क्या बोल रहा था तू अपनी पोइट्री के बारे में? बाबा, मैं अपने शब्दों से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों में भी नहीं देखी हो। भाई, सपनों का तो पता नहीं, लेकिन अगर तारे देखने हैं ना तो मेरे साथ प्लानिटोरियम चलना। और वो जो तारे होते हैं ना, वो बहुत ऊपर होते हैं। वहां पे ना तो कोई प्लेन पहुंचता है,
ना सैटेलाइट। बाबा प्लेन से ट्रैवल करते हो और मैं पोएट्री की दुनिया में ट्रैवल करता हूँ। मेरी हर एक पोएट्री मुझे एक नई दुनिया में ले जाती है। अच्छा, कुछ लिखा भी है कि नहीं? बहुत सारी लिखी है और एक दिन मैं अपनी कविता से एमिनेम जैसा रैप बनाना चाहता हूँ। एमिनेम? ये कौन सी बला है भाई? वो अमेरिका का योयो हनी सिंह है, वो योयो का भी बाप है। ओह वेरी गुड। तो भाई अपनी कोई कविता सुनाओ, एमिनेम के लिरिसिस्ट। अभी नहीं, जब मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च होगी तब, जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, माइक उठाऊंगा, अपनी लाउड बैरिटन वॉइस में कहूंगा, फॉर द ग्रेटेस्ट फादर, जो धूप में मेरी छांव है, जो अंधेरे में मेरी रोशनी है, जो तूफान से लड़ने के लिए मेरी ताकत है, जो मेरा असली हीरो है। अंधेरे में रोशनी बनूंगा मैं, तेरा असली हीरो बनूंगा मैं। बाबू। जी जनाब, कहिए। आप मितेश और कुणाल को जानते हैं? कौन है आप? आप पुलिस वाले हो? क्यों दूं मैं आपके सवालों के जवाब? मतलब तुम उन्हें जानते हो? ये बताओ कि उनका 2 हफ्ते पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? वो लोग यहाँ जुआ खेलने आया करते थे या नहीं? तुमने उन्हें जुआ खेलना सिखाया था कि नहीं? बाबा, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। पूछताछ खत्म हो चुकी है और केस बंद हो चुका है। बंद मतलब बंद। मैं मितेश का पिता हूं। मेरे बेटे की मौत मेरे लिए कोई केस नहीं है जो बंद हो जाएगी। प्लीज मुझे सच बता दो, क्यों दुनिया मुझसे कह रही है कि मेरा बेटा गलत संगत में फंस गया था? आपसे विनती करता हूं, मुझे सब सच बता दो प्लीज। मैं एक मरे हुए बेटे का बाप हूं, प्लीज। उनकी लाशें मिलने के बाद अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए पुलिस यहाँ आई थी। मैंने बोल दिया उनको कि यहाँ लड़कों के बीच में लड़ाई झगड़ा आम बात है, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन मतलब किस दिन? गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद जब स्कूल खुले थे तब वो लोग प्रफुल्ल के साथ यहाँ आए थे। प्रफुल्ल? प्रफुल्ल कौन है? प्रफुल्ल उनका दोस्त था, बिहार के इंटरनेशनल स्कूल में उनके साथ में पढ़ने वाला। वो मेरे पार्लर में रोज आया करता था, बाकी लड़कों के साथ जुआ खेलने, और जुए के पैसों को लेकर ही उस दिन झगड़ा हुआ था। ये ले, आधा माल भी नहीं है, पूरा कब देगा? देख, मेरे पास अभी नहीं है, आएगी तो तुझे दे दूंगा मैं। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे काम नहीं होता है, जुए का खेल है, उधारी नहीं चलेगी। पैसे पूरे दे वरना बाहर नहीं जाने दूंगा तुझे, समझा? बाहर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं जा पाएगा तू। टीचर की हड्डियां तोड़वाने आया था ना तू? पैसा दे, बाहर नहीं जाने दूंगा। चलो रे, चलो इनको बाहर निकाल ले। देखो मारेगा, निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। अरे चलो इधर से। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? पैसा दे। अरे चलो इधर से, मेरे पार्लर का अखाड़ा बनाया हुआ है। जनाब, मितेश और कुणाल प्रफुल्ल का साथ देने उस दिन यहाँ आए थे, लेकिन खामोखा फंस गए। इस घटना के बाद प्रफुल्ल के माता पिता ने उसे दूसरे स्कूल में डाल दिया, और उसके बाद ही उसका यहाँ आना बंद हो गया। प्रफुल्ल का पता मिलेगा? उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है, मैं भी लाके देता हूँ। ये लीजिए आई कार्ड की कॉपी। ये बीआरके के आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी है, लेकिन इसके अंदर घर का पता भी है। और वैसे भी मुझे मालूम है कि उसने किसी वेस्टवुड, जो यहाँ का लोकल स्कूल है, उसमें एडमिशन लिया था। वेस्टवुड हाई स्कूल। पिछले कुछ सालों में बहुत से युवाओं ने बड़ी कम उम्र में अपराध जगत में कदम रखा है। जुवेनाइल केसेस की तादाद बढ़ती ही जा रही है, और इसके अलावा आज के युवा अल्कोहल, ड्रग्स और अन्य बुरी आदतों के शिकार भी हो रहे हैं। इस सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अभिभावकों और शिक्षकों पर ही आती है। ये दोनों बड़े ही जिम्मेदारी के काम हैं, और आज तो बहुत से स्कूल्स व्यावसायिक यानी कमर्शियल भी होते जा रहे हैं, जिसे लेकर बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नाराज भी हैं। यहाँ प्रफुल्ल की नाराजगी की वजह क्या थी? क्या वो अपने स्कूल BKR इंटरनेशनल के सिस्टम से नाराज था, या फिर रूपेश के साथ उसकी कोई निजी दुश्मनी थी? और अगर दुश्मनी थी तो फिर इस दुश्मनी की वजह क्या थी? कहीं इस दुश्मनी का सीधा सीधा ताल्लुक मितेश और कुणाल के गायब होने से तो नहीं था? मोहित को ये सारे सवाल रह रहकर परेशान कर रहे थे, और इन सवालों के जवाब उसे सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल ही दे सकता था।
तुम्हारा नाम प्रफुल्ल है? जी। बेटा मैं मितेश का फादर। तुम मितेश को जानते हो ना? अंकल मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सुनो, देखिए मुझे सिर्फ उसे 2-3 सवाल देखिए आप हमारे बेटे से नहीं मिल सकते। आप प्लीज मेरी कहा ना हमारे बेटे से दूर रहिए। आपको देखने के बाद बहुत डर गया है वो। जाइए यहाँ से। दर्शन जी, नमिता जी, प्लीज आप मेरी बात समझिए। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा था ना आपसे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल इस वक्त मुझे आपके साथ होना चाहिए था, मगर क्या करूं, मैं हिम्मत हार गया था। आप ठीक कह रहे थे। इन बच्चों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अब वक्त आ गया है सच जानने का। 1 मिनट, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये क्या हुआ? प्रफुल्ल! 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 रुक जा प्रफुल्ल! हमने समझाया था ना आपको, दूर रहिए हमारे बेटे से। अब यहाँ पुलिस बुलानी पड़ेगी क्या, या फिर एक चांटा काफी है? बहुत अच्छा किया। इस थप्पड़ के लायक हूं मैं। जिस दिन बेटे को हॉस्टल में छोड़ा था ना, उस दिन पड़ना चाहिए था ये थप्पड़। बिजनेस के लिए जब मैंने बेटे को इग्नोर किया था ना, तब पड़ना चाहिए था ये थप्पड़। जब दोस्त से बाप बना था मैं, तब पड़ना चाहिए था ये थप्पड़। नमिता जी, जिस तरह आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है ना, मैं नहीं कर पाया। नालायक बाप हूं मैं, थप्पड़ खाने के लायक हूं। अगर आप सब मिलकर मुझे पिटोगे ना, तो भी उतना दर्द नहीं होगा जितना एक बच्चे को खोने के बाद होता है। वो एहसास किसी को नहीं हो सकता जो ये जानकर होता है कि आपके छोटे से बच्चे को पोस्टमार्टम के नाम पे चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा। आज मैंने अपने उस छोटे से बच्चे को, जिसे मैंने अपने हाथों में खिलाया था, जिसको खरोच भी लगती थी ना तो मेरा दिल धड़क जाता था, आज मैंने उसी बच्चे को कटे हुए, मरी हुई हालत में देखा। क्या आप में से किसी को भी उस दर्द का एहसास है? मैं नहीं चाहता कि कोई भी माँ बाप दुनिया में उस एहसास को भुगते। अखिलेश जी ने भी अपने बच्चे को खोया है, और आज उनके पास अपनी बीवी को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ? ऐसा क्या हो गया? क्या जवाब देंगे हम? मितेश वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। बस उसकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। दर्शन जी, नमिता जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रफुल्ल, प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे प्लीज बताइए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। 9th स्टैंडर्ड शुरू होते ही सब कुछ बदल गया था। रुपेश सर ने अपने सेशन में पहला लेक्चर दिया था। अब आप लोग 9th में आ गए हैं। बोर्ड के एग्जाम के लिए 2 साल से कम समय बचा है, और बीकेआर इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको कम से कम 90% मार्क्स अचीव करने होंगे, ताकि जब आप यहां से पास होकर निकलें तो लोग देखकर कहेंगे वो देखिए ग्रेट इंस्टीट्यूशन के ग्रेट प्रोडक्ट्स। कौन? आप लोग। और आपको ये गोल अचीव करने के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस और मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा, उसकी तैयारी मैं करवाऊंगा, खास तौर पे कमजोर बच्चों को। और इस स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब हमें तब समझा जब फर्स्ट वीक में हमारे क्लास का रिजल्ट आया। माजिद अली,
18 आउट ऑफ 20। 90% लाने के लिए बोला, उसका मतलब ये नहीं कि 90% पे रुक जाओ, और मेहनत करो, अगले हफ्ते से और होमवर्क मिलेगा। प्रत्युष सिंह 19.5 आउट ऑफ 20, ये 100% भी हो सकता था, और मेहनत करो, काम आएगा। स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रफुल्ल 8 आउट ऑफ 20। शट अप। अरे खड़ा क्यों बेटा, आजा, आ ले, आजा, वेरी गुड, आजा, बाहर। नितेश 7 आउट ऑफ 20। चलो तेज चलो, सब लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, ऊपर कर हाथ, और अब इसी तरह खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। ऊपर कर हाथ, सीधा कर। जिन बच्चों को 70% से कम मार्क्स मिले थे, उन बच्चों को रुपेश सर ने घंटों धूप में खड़ा रखा था सर। तीन दिन तक लगातार हमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक धूप में खड़ा रखा गया था। ना ही पानी पीने की परमिशन और ना ही लंच करने की परमिशन। ऐसे में कुणाल का गला सूखने लगा, उससे और नहीं सहा जा रहा था। पानी पानी, तू जा, पानी से जा, जा जल्दी जा कर, सर आएंगे तो हम लोग संभाल लेंगे, तू जा। सब कुणाल पानी पीने चला गया था। उसे गए हुए बहुत देर हो गई थी, पर वो लौटा नहीं वापस, इसलिए मैं और मितेश वहां चले गए। ये और कितना पानी पिएगा देखता हूं मैं, कितना पानी पीता, पी देखता हूं कितना पानी पिएगा तू। बहुत प्यास लगती है ना, बहुत प्यास लगती है ना, पी पी पानी, पी पानी, पी, और चिल्ला, और चिल्ला, चिल्ला, पी पानी। सर उसे छोड़ दीजिए, सर उसे छोड़ दीजिए। पी पानी, कितना पानी पिएगा, तुझे भी प्यास लगती है ना, पी। सर वो तो सिर्फ शुरुआत थी, उसके बाद हमारी पनिशमेंट बढ़ती गई और अगले क्लास टेस्ट में फिर से हमारे कम मार्क्स आए। अगर आप लोग इस स्कूल की रेपुटेशन बिगाड़ने में डिटरमाइंड हो, तो हम भी आपसे ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो बनी रहे। ये देख रहे, इसे यादराम कहते हैं। ये जब पीठ पे पड़ता है ना, तो दिमाग चलने नहीं, दौड़ने लगता है। पतली यादराम खाओगे तो बदन चीर जाता है, इंस्टेंट इफेक्ट होता है। वो मोटे वाले यादराम खाओगे ना, फिलहाल दर्द तो कम होगा, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, कहीं बैठने के काबिल भी नहीं रहोगे। कौन सा यादराम खाओगे, इंस्टेंट इफेक्ट वाला या फिर आफ्टर इफेक्ट वाला? उसके बाद एक हफ्ते तक हमारी रोज पिटाई होती थी सर। क्या लगा सर? नोटबुक लगा रहे हैं, सर, पीछे सर, ये सर, नहीं, देखिए सर, सर, नहीं सर, 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 ये देखिए सर, ये देखिए नोटबुक लगा रखी है। जब इतना कुछ हो रहा था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? सर रुपेश सर ने हमें धमकी दी थी कि इसके बारे में किसी को भी बताया तो वो हमें स्कूल से रस्टिकेट कर देंगे, और मिड टर्म्स चल रहे थे। इस समय पे हमें कोई भी स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। और सब इस दौरान एक और घटना हुई थी। सिगरेट कौन पी रहा है? सिगरेट कौन पी रहा है यहाँ पे? हद हद, सिगरेट पी रहा, इतने बड़े हो गए सिगरेट पियोगे? पी मैंने थी, मगर फंस गए वो दोनों। मेरे कहने पर एक एक सुट्टा जरूर लगाया था उन्होंने, और फिर रुपेश सर को उन्हें ब्लैकमेल करने का एक और रीजन मिल गया था। क्लास में सिगरेट पीने की सजा तुम्हें ये मिलेगी कि जब भी तुम अब क्लास में आओगे तुम्हें 2 बैंक पड़ेंगे, और इस पिटाई या इससे पहले की किसी भी पिटाई के बारे में अगर तुमने अपने पेरेंट्स को बताया तो तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगा मैं, समझे? आगे करो। पापा ने अगर चोट के निशान देख लिए तो स्कूल आएंगे
और प्रिंसिपल से झगड़ा करेंगे और हमारी स्मोकिंग वाली बात भी खुल जाएगी। फिर छुट्टियों में घर न जाने के लिए मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। अब समझ में आया कि उस वेकेशन पर इतने दिनों तक मितेश स्विमिंग करने क्यों नहीं जाना चाहता था। मितेश जल्दी आ। हाँ पापा। तेरा स्विमिंग किट कहाँ है? पापा आज मैं स्विमिंग नहीं जाऊंगा, अब मुझे स्विमिंग में मजा नहीं आता। चलो पापा आज से हम लंच करेंगे। अच्छा अब गेमिंग पार्लर के झगड़े के बारे में बताओ, कुछ भी मत छुपाना, समझे? सब छुट्टियों में मैंने प्लान बनाया था रुपेश सर के हाथ पैर तोड़वाने के लिए, और इसीलिए मैं गेमिंग पार्लर के लड़कों से मिलने गया था। 10,000 लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा है यार। तो अपना काम खुद करो, हमारा टाइम मत बर्बाद करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर मुझे तो अपना बदला कैसे भी निकालना ही था, और पैसे जमा करने का मेरे पास एक ही रास्ता था, उन लोगों के साथ जुआ खेलना। शुरुआत में मैंने उन्हीं से पैसे उधार मांगे, मगर वैकेशंस में मैं अपने सारे पैसे हार गया, और फिर वैकेशंस के बाद वो मुझे धमकाने लगे। सर आज छुट्टियों का लास्ट दिन है, अगर कल तक हमारे 10,000 रुपए नहीं आए ना, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी, समझा? जुआ खेलना, सिगरेट शराब का सेवन, ड्रग्स लेना, किसी को पीट देना बेहद जरूरी हो गया है कि पेरेंट्स और टीचर्स टीनेजर्स पर कड़ी निगाह रखें, उन्हें सही गाइडेंस दें। हम टीनेजर्स के ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ हमारी नजरों में आत्महत्या भी एक बेहद संगीन अपराध है। अगर आपकी नजरों में कोई भी बच्चा ऐसे किन्हीं हालात से गुजर रहा हो तो आप इंटरनेट पर मौजूद हेल्पलाइंस की मदद ले सकते हैं और ऐसे बच्चों को सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग दिलवा सकते हैं। वैकेशन के बाद जब कुणाल और मितेश वापस आए तब मैंने उन्हें ये सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा सर, मगर फिर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए जो वो घर से लाए थे। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया था सर, उन्होंने कभी जुआ भी नहीं खेला। प्रफुल्ल, जब तुम्हारी पहली बार पिटाई हुई थी और तुमसे सवाल किया गया था, उस वक्त तुम्हें ये सब बताना चाहिए था। उस वक्त तुम चुपचाप रहे और अपनी जान बचा ली, और नतीजा क्या हुआ अब समझे? और आप लोगों को सब पता था तो आपने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं लिखाई? सर, पुलिस के चक्कर में डाल के मैं अपने बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता था, और ऊपर से स्कूल ने टीसी देने के लिए हमसे लिखवा लिया कि हम अपनी मर्जी से अपने बेटे को यहाँ से निकाल रहे हैं। हम डर गए थे सर, क्योंकि स्कूल के ट्रस्टी बोर्ड में शहर के कई जाने माने पावरफुल लोग मौजूद हैं। आपने अपने बच्चे की जान तो बचा ली, पर उन 2 बच्चों की जान चली गई। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पेरेंट्स को। प्रफुल्ल, स्कूल छोड़ने के बाद क्या तुम्हारी उन दोनों से मुलाकात हुई थी? नहीं सर, लेकिन उनके मिसिंग होने के 2-3 दिन पहले मैं उन्हें देखा था। पता नहीं, सब बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे वो दोनों। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता चल गया है कि उन्हें आखिर में जाना कहाँ है। मितेश, तुम लोग स्कूल के टाइम पे कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर, जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, जहाँ से पकड़ के हमें कोई वापस नहीं ला पाएगा। चल कुणाल। सूरज, प्रिंसिपल शर्मा और रूपेश सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट तैयार करो। दोनों पर आईपीसी की धारा 324 मतलब किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाना, धारा 34 मतलब कई लोगों द्वारा अपराध की साजिश करना और मिलजुल कर अपराध का अंजाम देना। जुवेनाइल एक्ट 2000 के अंतर्गत धारा 23 बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में लापरवाही बरतना, इन दोनों को मेंशन करो। उन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की भी धारा लगनी चाहिए। अब तो ये साबित हो गया ना कि उन लोगों के टॉर्चर की वजह से मेरे बच्चे ने आत्महत्या की। देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर इस बात का हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। मितेश की आदत थी डायरी लिखने की, शायद उसमें आपको कुछ मिल जाए। देखिए, डायरी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, एक बार और देख लेते हैं। सूरज, डायरी लेकर आओ। उसमें कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं, उन्हें आप देख लीजिए। बाबा, आप मेरी पोएम्स क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सॉरी यार, तुझ में कितना एंगर है, तू इतनी सीरियस पोएम्स क्यों लिखता है? बाबा, ये सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं, मेरी आवाज उठाने का तरीका है गलत चीजों के खिलाफ। जब भी मैं अपने सामने कोई गलत चीज होते हुए देखता हूँ, तब मैं एंगर को शब्दों में डाल देता हूँ और उससे पोएट्रीज बना लेता हूँ। सर, मितेश ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, मैं जानता हूं कि वो नोट कहां है। चलिए मेरे साथ।
ये लीजिए। ये वही कविता है जो उसने केमिस्ट्री पेपर में लिखी थी? हाँ, पढ़ लीजिए। सुसाइड नोट है ये। तुमने उसको मैं बात करूं ना, आप शांत रहिए। इस कविता में 5 बार रूप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। निकल आ रही थी मौत शिक्षक का रूप लिए। ठहरिए, एक लाइन और सुनिए। लाचार परिंदा चला गले लगाने मौत को, अब उसे मौत का डर नहीं था। क्यों रूपेश जी, इस कविता के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सुसाइड नोट के बारे में? आईपीसी की धारा 324 और 34 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 के अंतर्गत मैं आपको गिरफ्तार करता हूं और थाने जाकर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी लगाऊंगा। सूरज, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं होगा। 4 दिन में छूट कराऊंगा जेल से। मेरी पहुंच कितनी है अब तक तुम्हें पता नहीं है। आप जितने बार भी बाहर आओगे ना, उतने बार आपको मैं आपके सामने खड़ा मिलूंगा। हवलदार, ले चलो रे। क्या मैं ये कविता एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं प्लीज। निकल आ रही थी मौत शिक्षक का रूप लिए, भूखे पास का निशाना एक मासूम परिंदा तबाही के करीब लाया, झूठ को सच बोलना सिखाया। लानत है ऐसे शिक्षक के रूप को, लाचार परिंदा गले लगाने चला मौत को। जिस शिक्षक को वालिद समझा निकला एक शैतान वो, लाचार परिंदा गले लगाने चला मौत को। थैंक यू मोहित जी, आज आपकी वजह से हमारे बच्चे आवारा नहीं थे। चलिए अब आखिरी बार प्यार से उन्हें विदा करते हैं। जी। सच हमेशा सामने आता है, शर्त बस यह है कि हम उस मुश्किल रास्ते पर चलने से डरे नहीं जो हमें सच तक पहुंचाता है। मितेश और कुणाल की खुदकुशी हमारे एजुकेशन सिस्टम और उसमें स्कूल की भूमिका पर कई सवालिया निशान खड़े करती है। अगर छड़ी नहीं लगाओगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। आज के जमाने में यह सोच किस हद तक सही है? हमारे बच्चे कब तक मार्क्स और ग्रेड्स की इस खच्चर दौड़ में यूं ही दौड़ते रहेंगे? मितेश का अधूरा सपना तो मोहित ने पूरा कर दिया, लेकिन अगर मितेश अपने स्कूल से मिली यातना की बलि नहीं चढ़ा होता तो शायद वो भी आज अपना यह सपना जी रहा होता। आखिर कब तक मितेश जैसे टैलेंटेड बच्चों के सपने छड़ी की मार के आगे दम तोड़ते रहेंगे? जो स्कूल्स सिर्फ अपनी साख बनाने के लिए बच्चों को इस तरह के पनिशमेंट देते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए, पुलिस में शिकायत कीजिए, दोषियों को सजा दिलवाइए, ऐसे स्कूल्स और टीचर्स का बहिष्कार कीजिए। कुछ सालों पहले तक लोग इस तरह के पनिशमेंट को अपराध की श्रेणी में नहीं मानते थे, लेकिन आज ये एक संगीन अपराध है और अगर आप कहीं भी ये अपराध होता हुआ देखें तो अपराधी को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।